यूपीएससी के अटेम्प्ट मैंने अभी तक 5 अटेम्प्ट दे चुका हूँ मैं। 3 बार मेंस लिखा है। तो मेरा एडमिशन एनआईटी कुरुक्षेत्र में हो गया था। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसकी तैयारी कैसे की? मैंने आपका एक ग्रेड अप पे आपका भी कोर्स किया था। मेरे साथ हैं आज अरुणेश सिंघल। अरुणेश एसएससी सीजीएल 2019 में AAO ऑल इंडिया रैंक 1 है, राइट अरुणेश? सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज इनको इंटरव्यू में लाने वाले हैं दीपक जांगीड़, मेरे स्टूडेंट, जो वो भी AAO हैं, दिल्ली में वर्किंग हैं। दीपक, तो ये है भाई दीपक, ठीक। और बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें कुछ पता चली आज अरुणेश से बात करते वक्त, वो भी डिस्कस करूँगा। जानेंगे अरुणेश की पूरी जर्नी। बहुत ही, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी जर्नी रही हो, बड़ी पेनफुल जर्नी रही है। 5 बार इन्होंने सिविल्स मतलब यूपीएससी मेंस दिया है और मतलब असफलताएं मिली हैं, लेकिन सफलता आप सभी के सामने है। ऑल इंडिया रैंक 1 है AAO में, अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं। तो जानेंगे इनकी पूरी जर्नी इस वीडियो में। अरुणेश, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आते हैं आप? मैं ओरिजिनली राजस्थान सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा श्री जय कुमार सिंघल फिजिक्स के लेक्चरर हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। माताजी श्रीमती शारदा सिंघल हाउसवाइफ है। एक मेरा एल्डर ब्रदर है शैलेश सिंघल, वो अभी सर्विस नाउ कंपनी में एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग है। और मेरा छोटा भाई विशाल सिंघल, वो भी एल&टी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग है। और मेरी भाभी है श्रीमती रुचि जैन, वो हाउसवाइफ है। ओके, तो भाई देखा आपने, मतलब जो सबसे बड़ी बात पहली, जो एक इनको विनिंग एज कहाँ से मिलती है? पिताजी फिजिक्स के लेक्चरार हैं, तो बर्दाश्त तो करेंगे नहीं कि बेटा पढ़े ना, है ना। और इनको देख के लग रहा है कितने सीरियस कैंडिडेट, मतलब सीधा इनको ऑफिस से मैंने मतलब इनको टाइम नहीं दिया एकदम कि आप थोड़ा भी तैयार हो पाओ, ठीक है, ग्रूम कर पाओ अपने आप को, सीधा पकड़ के ऑफिस से बुला लिया इनको, ठीक। और ये बस बिल्कुल हमारे सामने है आज, ठीक। तो ये तो हो गई फैमिली बैकग्राउंड। फिर पढ़ाई लिखाई आपकी कैसे हुई, कहाँ से हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई की, और प्रारंभिक शिक्षा, फिर ग्रेजुएशन, ज़रा डिटेल में बताएं आप। सर 8 तक तो मैं हमारे सवाई माधोपुर के अंदर ही पढ़ा हुआ था। आदर्श विद्या मंदिर करके स्कूल है, तो वहीं पे स्कूलिंग हुई। उसके बाद 9th के अंदर मैं हॉस्टल में चला गया था। तो 9th to 12th में गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र, वहाँ पे हॉस्टल में रहा हूँ 4 साल। तो वहीं मैंने 12th तक पढ़ाई करी है। 11th में मैथ बैकग्राउंड लिया था, तो वहीं पे मैथ और कोटा जाने की अपेक्षा मैंने वहीं पे पढ़ना सही समझा। उसके बाद 12th के बाद फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था, तो उसके लिए मैं कोटा में आके बंसल में कोचिंग करी थी। तो उसके थ्रू फिर मेरा एडमिशन एनआईटी कुरुक्षेत्र में हो गया था। तो संयोग की बात है कि मेरी 4 साल की स्कूलिंग भी कुरुक्षेत्र में हुई है, और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो भी मेरा कुरुक्षेत्र में हुआ है। ओके, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में आप रहे 4 साल। हाँ, बीटेक की आपने किस में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल। फिर जॉब की आपने या क्या? जॉब साल मैंने लगभग 1.5-2 साल जॉब करी। मैंने सबसे पहले जॉब करी, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड। तो वहाँ पे एज मैं ग्रेजुएट मैकेनिकल ट्रेनिंग के थ्रू गया था। तो वहाँ पे मैं सीआरएम प्लांट के अंदर काम करता था, स्टील के अंदर कोल्ड रोलिंग प्लांट बोलते हैं उसको। फिर वहाँ से छोड़ के मैंने 6 महीने के लिए एलन के अंदर टीचिंग करी थी। अच्छा, एलन में पढ़ाया था आपने? वो जो आईआईटी वाली कोचिंग है? आईआईटी वाली। क्या बात है, क्या पढ़ाते थे वहाँ पे? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे? ये तो बड़ा याद करना पड़ता है यार ना। बहुत याद करना पड़ता है। तो बस मैं क्लास लेने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मेरा स्टूडेंट्स वगैरह से इंटरेक्शन वगैरह होता था वहाँ पर। तो हम डाउट सॉल्विंग वगैरह में, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, तो डायरेक्ट क्लास नहीं देते। ओके, तो आप डाउट सॉल्विंग वगैरह करते थे। फिर उसके बाद क्या रहा? उसके साथ सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कोटा आ गया था। तो कोटा में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, वाजीराम एंड रवि। हमारे एक और भाई यहाँ पे मौजूद हैं, अभी असिस्टेंट कमांडेंट हैं। इधर आइए जरा आप। ये भी वाजीराम एंड रवि से एक टाइम कोचिंग इन्होंने ली थी, है ना, और अभी असिस्टेंट कमांडेंट है। तो इनसे भी बात करेंगे बाद में, बैठ जाइए, ठीक। तो वाजीराम एंड रवि ज्वाइन किया आपने 1 साल तैयारी की। फिर सर वह यूपीएससी के अटेम्प्ट मैंने अभी तक 5 अटेम्प्ट दे चुका हूँ मैं। 3 बार मेंस लिखा है, और हर बार मेंस में भाई 5 नंबर 6 नंबर से, तो इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिल पाया। अच्छा, मतलब इंटरव्यू नहीं दिया आपने अभी? ठीक है, तो ये तो बड़ा ही पेनफुल रहा होगा, मतलब लगा होगा कि यार सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, 12th भी हो गई, 10th भी हो गई, एनआईटी भी, मतलब एनआईटी टॉप कॉलेज में पहुंच गए, जॉब भी कर रहे थे, ये कहाँ फंस गए? कभी ऐसा लगा कि नहीं?
सर यूपीएससी की मुझे लगता है जो भी यूपीएससी की जर्नी में आता है उसकी लाइफ में ये वो हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है वो कि क्यों मैं यूपीएससी की जर्नी में आया। बट ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी आपको इतना कुछ सिखाती है। तो आप क्वेश्चन तो करते हो लेकिन आप अपने डिसीजन को कभी रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि इसमें आने के बाद जो आदमी सीखता है, जो लाइफ के लेसन सीखता है, चाहे वो सक्सेस हो या नहीं हो, सक्सेस होता है तो वो ऑब्वियसली एक अलग ही लेवल पे पहुंचता है, नहीं होता तब भी उसकी लाइफ की जर्नी इतनी लर्नफुल होती है कि उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं रिग्रेट तो कभी नहीं करता। मतलब जिंदगी भर काम आती है, ये कहना चाहते हैं आप? जिंदगी भर काम आती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो सारी चीज़ें जो नॉलेज होती है, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। आप समझने लगते हो कि दुनिया में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, और जो आप सुन रहे हैं उसका क्या मायना है। तो क्योंकि कई बार सुनने की जो चीज़ें होती है और एक्चुअल जो होती हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ओके। तो मतलब यूपीएससी ढंग से किस साल शुरू की थी यूपीएससी की तैयारी? मैं कोटा में जॉब छोड़ के आया था 2016 के अंदर। तो 2016 से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी में लग गया। पहला अटेम्प्ट 17? पहला अटेम्प्ट से जो 0 अटेम्प्ट बोलते कई बार, वो मैंने 16 में दे दिया था। ठीक। तो उस बिना तैयारी के 2 महीने की तैयारी में दिया था, तो वो अटेम्प्ट नहीं हुआ था। उसमें मतलब मेंस लिखने का मौका नहीं मिला था? उसके बाद अगला अटेम्प्ट में भी मेरे 2 नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद से सारे अटेम्प्ट प्री क्लियर। मतलब पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आपने मेंस नहीं लिखा, उसके बाद 3 अटेम्प्ट से मेंस आप लिख रहे हैं। ओके, मतलब एक इम्प्रूवमेंट दिखाई है आपने यहाँ पे। वो सुन, लेकिन मेंस में वो क्लियर करने का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। चलिए, वो भी होगा, लगे रहिए, शुभकामनाएं साथ। ठीक, डेफिनेटली लगे रहिए आप। ये समझते हैं कि आप ये यूपीएससी से सीधा एसएससी में स्विच करने का क्या रीज़न था? सर, जो भी यूपीएससी में बोलते हैं लगभग कि एक आपके पास एक बी प्लान होना चाहिए। तो शायद एसएससी मेरा एक बी प्लान था कि हाँ भाई, यूपीएससी में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो अपने को एसएससी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लगभग फील्ड सिमिलर है और पढ़ाई के लिए भी इतना डिफरेंस नहीं। बस एक आपको यहाँ पे मैथ थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बाकी सब कुछ जीएस वगैरह आप पढ़ते ही हो यूपीएससी के साथ। तो इसलिए एसएससी के लिए मैं कहा। ओके, ऑलराइट। तो फिर एसएससी में आया आप। एसएससी की तैयारी रूपरेखा कैसे बनाई? कोई दोस्त ने सजेस्ट किया कि ऐसे करो, या खुद से ही सारा चीज़ किया? कैसे किया आपने? सर, ऐसा तो कोई था नहीं, लेकिन जब मैं प्रिपरेशन में था ही, तो नुआंसेस तो पता ही है कि प्रिपरेशन कैसी करनी होती है, आपको क्या स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। तो सिलेबस देखा कि क्या आता है उसके अंदर। फिर मैंने इससे पहले भी मैं टैक्स असिस्टेंट था। अच्छा, मतलब आपने एसएससी क्लियर करके टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया पहली दफ़ा? ठीक है। तो कितने दिन तैयारी की, कितने साल, कितने महीने? सर, साल तो नहीं, लेकिन हाँ, जो उस टाइम 17 का एग्ज़ाम शायद बार बार पोस्टपोन भी हो रहा था, तो उस टाइम 2 या 3 महीने मैंने मेंस की तैयारी करी थी। प्री के लिए तो मैंने तैयारी नहीं की थी। ऑब्वियसली प्री में आप यूपीएससी का प्री लिख रहे थे, तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, उस पर कमांड थी? उस पर कमांड थी। मेंस के लिए 2-3 महीने तैयारी करी थी, वही वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखे थे और टेस्ट पेपर लगाए थे। ओके, तो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिल गई थी 2017 में, गुजरात भावनगर में। ओके, और उसके बाद फिर आपने अगला सीजीएल दिया। तो इस बार क्या सीरियस होकर तैयारी की, ढंग से तैयारी की, या क्या था? इस बार सर मैंने मेंस के लिए ज़्यादा सीरियस तैयारी करी थी। मैं कंटिन्यूस, फिर मैंने ये अटैम्प्ट सोचा था कि ये अटैम्प्ट मैं यूपीएससी का स्किप करता हूँ, एक बार एसएससी से अच्छा थोड़ी जॉब ले लेता हूँ। तो फिर मैंने कंटिन्यूस 5 महीने एसएससी की पूरी अच्छी तैयारी करी थी, मेंस की। तो क्या क्या किताबें आपने पढ़ी? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, और जो पेपर 4 है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के लिए सर मैंने किताबें कोई नहीं पढ़ी, मैंने लेक्चर्स देखे थे अभिनय सर के यूट्यूब के, उन्होंने अपना एक पूरा डाला हुआ था, तो वो पूरे लेक्चर्स मैंने देखे, उसके अच्छे से नोट्स बनाए, उनको कई बार रिवाइज किया और मॉक पेपर्स दिए, जितने पॉसिबल थे उतने ज़्यादा मॉक पेपर्स दिए। तो ये तो हो गई मैथ्स की बात, है ना। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए सर मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन ही, एक तो पुराने पीडीएफ अवेलेबल्स होते हैं जिसमें कंपाइलेशन होता है, वन वर्ड, इडियम्स, सिनोनिम्स के, वो सारे याद किए और मॉक पेपर। मतलब कोई खास बुक नहीं फॉलो की? अच्छा, फिर अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे भी मुझे लग रहा है आपने किताबें फॉलो नहीं की होंगी? रीजनिंग भी मॉक पेपर्स ओनली। मॉक पेपर्स। जीएस सर यूपीएससी के थ्रू थोड़ा ठीक हो गया था। ओके। और अब बात करते हैं जो आपका पेपर 4 है अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसकी तैयारी कैसे की थी? सर, अकाउंट्स के लिए मैंने बेसिकली एक कोर्स लिया था सुचित सर का,
तो उस उन्होंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी। तो इकोनॉमिक्स तो फिर भी यूपीएससी बैकग्राउंड के कारण हो जाती है, इतना टफ नहीं पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो पढ़नी पड़ती है। बट अकाउंटेंसी मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था, मुझे उसका कुछ भी नहीं पता है। तो उसके लिए मैंने वो कोर्स लिया था। तो उन्होंने उनसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अकाउंट्स में क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट फिर मैंने आपका एक ग्रेड अप पे आपका भी कोर्स किया था। अच्छा, मेरा कोर्स लिया था आपने? हाँ सर। मैंने कभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप नहीं थे शायद। सर मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, मैं सिर्फ क्लास करता था और अपने बस। ओके, तो हाँ, उसका क्या मतलब इम्पैक्ट रहा? सर वो मुझे लगता है कि जो मेरी सुचित सर की थी उनसे मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई, और डब्ल्यू के लिए जो एज चाहिए थी वो शायद आपके लेक्चर से आई थी। आपके जो पीडीएफ में आप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते थे और टेस्ट भी होते थे उसके अंदर 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद। तो उनसे मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी हुई। शायद हो सकता है कि अगर मैं सुचित सर का कोर्स नहीं लेता तो शायद आपका नहीं समझ में आता। मेरा नहीं समझ आता। अरे दीपक देखिए, आपका दोस्त जो AAO है आपको लेके आए हैं। इधर आओ भाई, इधर। ये भी क्या बैकग्राउंड है आपका दीपक? मैथ्स बैकग्राउंड है सर। BSc मैथ्स? BSc मैथ्स जी। आपको समझ में आई थी अकाउंटेंसी पूरी जो मैंने पढ़ाई थी? बिल्कुल आई थी। मैंने अकाउंटेंसी सिर्फ आपसे पढ़ी है। तो ऐसा नहीं, अगर आप समझते मतलब पढ़ते तो समझ आती। वो मुझे सर आपका कोर्स का एक्चुअली पता ही बाद में लगा था। पहले मैं सर्च कर रहा था। तो आज के टाइम पे तो वैसे ही कोई अभी कोर्स अवेलेबल नहीं है इतने। उस टाइम पे एक वो उन्होंने कोर्स चालू किया था तो मैंने ले लिया था। फिर उसके बाद मुझे लगा था कि ये इनफ नहीं है। फिर आपका देखा था तो उसके बाद हाँ कि अब अकाउंटेंसी के पेपर लिख सकते हैं अच्छे से। वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए आपने, है ना? तो आपको, जैसे आप तो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, कितना कंसिस्टेंट थे, कितना रेगुलर थे आप, कितना पॉजिटिव थे, कितना रोल था इन चीज़ों का? सर मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी तो ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फेलियर्स कई आपके लाइफ में आते हैं तो आप निराश हो जाते हो। बट अगर आप पॉजिटिविटी नहीं लेके आओगे अपनी लाइफ के अंदर तो जो एवरी डेली लाइफ है उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, और जो आप कर सकते हो अचीव वो भी नहीं कर पाओगे। और कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी तो सिखा देती सर यूपीएससी। अच्छा, वो चीज़ तो यूपीएससी नहीं सिखा देती है ना? कि कंसिस्टेंसी तो चाहिए, बिना कंसिस्टेंसी के नहीं होगा। बाकी फेल्योर वाला भी पार्ट उसी ने रगड़ दिया था बढ़िया। वो उसने सिखा, यूपीएससी में वही कह रहा हूँ ना सर, पूरी जर्नी है आपको सब कुछ सिखा देती है। बेसिकली मतलब आपको क्या लगता है, क्या टेक अवेज होनी चाहिए जो बच्चे सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं और सोचते हैं कि 2-4 महीने में आएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, उनके लिए भी, और जो सीरियस एस्पिरेंट साल भर का टाइम निकालते हैं उनके लिए क्या मतलब टेक अवेज होना चाहिए, किन चीज़ों पे उनका फोकस होना चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म की मैं अभी आया कर लूँगा। थोड़ा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। एसएससी के टाइम पे, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और जब तक इवन आप ऊपर की टॉप रैंक्स में नहीं आएंगे, आपको अपनी डिजायर्ड लोकेशन नहीं मिलेगी, डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिलेगी, फिर आप उस एसएससी के साइकिल के अंदर घूमते रह जाएंगे। इसलिए, और सबसे मेन जो मेरे को लगता है कि एसएससी की प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए, मॉक पेपर्स है। जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स आपको लगता है कि आप लगा सकते हैं, डेली का एक मॉक पेपर्स तो आपको लगाना ही चाहिए। ओके, डेली एक मॉक पेपर मतलब, है ना? ये तो तब लगाएगा बच्चा सारी चीज़ें क्लियर कर ले एटलीस्ट एक बार। वो क्लियरेंस माइंड में पहले आपको पूरा आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट होना चाहिए कि हाँ अगर, लेकिन ये भी नहीं है कि आप उसी साइकिल में फंस जाओ। आप हर बार पे टेस्ट देने से पहले ये सोचो कि यार मेरे को ये चैप्टर नहीं आता तो मैं 2 दिन बाद लगाऊंगा। तो जो ये हमारे कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना कि मॉक पेपर्स लगाने के लिए, कह रहे यार ये वाला चैप्टर और पढ़ लेता हूँ उसके बाद लगाऊंगा, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि गलत हो सकती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। ग्रेट। तो आज मेरे ख्याल से इनकी जर्नी जो है इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी लंबी इन्होंने तैयारी की है कि एसएससी इनके लिए बहुत बड़ी तैयारी का वो नहीं रहा। हाँ, एसएससी मेरा बी प्लान था, और वो बी ही रहा, मतलब उसके लिए आप कभी भी मतलब बहुत एफर्ट नहीं मारना पड़ा। यस सर, एफर्ट नहीं मारना पड़ा, लेकिन एफर्ट तो मैंने 5 महीने बहुत मारे थे सर। 5 महीने भी मारे थे, और कई सालों से भी आपने जो मेहनत की थी वो भी काम आई। वो काम आई थी ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कह सकते कि पुरानी मेहनत, ये इसलिए बोलते हैं कि जो भी मेहनत आप करते हो वो कभी ना कहीं आपको, चाहे उसका इमीडिएट उसका इम्पैक्ट नहीं मिले, लेकिन आपकी जर्नी में उसका अच्छा रोल होता है। तो हम लोग इसी के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं, और अरुणेश आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करें, ठीक, और फिर से हम आपसे एक बार मिलेंगे विद योर ऑल, कैसा चल रहा है सब कुछ उस पर। ओके सर, थैंक यू।